control. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ आवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 फॉर इलेक्ट्रिक मशीन 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मशीन 1 के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल 1.5 पे बात होने वाली है। देखिए आपके सामने मैंने बुक रख दी है। तो इसमें वो कहता क्या, वो कहता है अ फेरोमैग्नेटिक कोर इज शोन इन फिगर P12, यानी उसने बताया कौन सी फिगर है। तो ये हमारी देखें नीचे मेंशन लिखा हुआ है कि ये आपकी फिगर P12 है, जो कि न्यूमेरिकल 1.5 और 1.16 के लिए इस्तेमाल हुई है। इतना डिटेल बताया जाता है बुक के अंदर, फिर भी बच्चे समझते नहीं है। आगे वो कहता है द डेप्थ ऑफ द कोर इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपके कोर की डेप्थ है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे लिए बार बार इस्तेमाल होने वाली है, डेप्थ है, चौड़ाई है। आगे वो कहता है द अदर डायमेंशंस ऑफ द कोर आर शोन इन फिगर, यानी बाकी डायमेंशंस आपको कोर में दिखा दी गई हैं। सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको सारी कहानी समझाऊंगा। आगे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आपने करंट की वैल्यू बतानी है, जबकि फ्लक्स आपको 0.005 वेबर दिया गया। सारी क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या हुआ जी, फ्लक्स यानी कि फाई इज इक्वल टू 0.005 वेबर। ठीक हो गया, यहीं पे डाटा लिखूंगा, बाद में प्रिंट आउट करके आपको दिखा देंगे। आगे करंट हमने मालूम करनी है, ये उसने बोला। ठीक है, उसके बाद वो कहता है विद दिस करंट, यानी कि इस करंट के साथ व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, टॉप ऑफ द कोर, कोर की टॉप पे, यानी हमने फ्लक्स डेंसिटी टॉप पे निकालनी है। ठीक है, टॉप बी टॉप आपने ऐसे लिख लेना है। आपको मैं बताऊंगा क्यों इसका टॉप कैसे क्यों हम लिख रहे हैं। आगे वो कहता है व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट द राइट साइड ऑफ द कोर। तो दूसरी फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बीटा, हम बी है, सॉरी मैंने बीटा लिख दिया है, हमने राइट मालूम करना है। ठीक है, राइट साइड ऑफ द कोर। ये देखें, ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन बुक की जानिब से देखा जाए तो उसका राइट ये बनता है, यानी कि मेरा लेफ्ट उसका राइट बनता है, क्योंकि बुक मेरे इस वक्त बिल्कुल अपोजिट साइड पे पड़ी हुई है। तो लिहाजा एक ये हमने मालूम करना। आगे वो कहता है assume that the relative permeability of the core is 800, यानी ये जो इसका अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया स्टील का, उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर वो 800 है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सारी गेम समझाता हूँ। बात ये है, ये जो हमारे पास शेप दी गई है ना, देखें टोटली स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, हर तरफ एरिया अलग है। देखो किस तरह से, आगे आपने जितनी भी एग्जांपल्स की, जो भी किया, उसमें लेंथ मतलब कि मेंशन होती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, ये आपको बता दिया जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिखाया गया कि इतनी लेंथ यहाँ पे लेके L1 है, इतनी L2 है, कोई चक्कर नहीं है। यही मेन प्रॉब्लम आपको तंग करता है क्वेश्चन हल करने में। और उस्ताद क्यों यहाँ से क्वेश्चन उठा के देता, अगर वो आपको एग्जाम्पल भी देगा तो इसी फॉर्म में देगा, और आप बोलोगे नहीं जी वो तो क्वेश्चन ही हमारी एक्सरसाइज से आया था। तो देखिए मैथ ब्रांड आपके लिए देखिए कहानी खोल के रखता है, हमारा हमेशा यही काम है। देखो अगर इस साइड से मैं एरिया निकालूं, आपने एरिया के लिहाज से लेंथ लेनी होती है। अगर इतनी देखी जाए, इस साइड पे इतना एरिया सेम है, देखें कैसे, इसकी 5 सेंटीमीटर इतनी यहाँ पे चौड़ाई दिखा रहा है। मैं इसको कोर डेप्थ से यानी गहराई से मल्टीप्लाई देके इसका एक अलग से एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो इतनी मेरे लिए यानी कि ये जो इतनी लेंथ है यहाँ से लेके ये इसका हाफ बनती है, क्योंकि यहाँ से आगे मुड़ जाना होता है लेंथ ने। तो इतनी लेंथ को हम तसव्वुर कर लेते हैं, ये हमारी L कुछ भी आप नाम दे दें, L2 है। ठीक है, लेंथ L2 है, क्योंकि इसका एरिया सेम है। यहाँ पे देखें बाकी सबका एरिया डिफरेंट है। इस साइड पे आ जाते हैं तो देखा जाए तो इसका एरिया भी डिफरेंट है। देखें ये 10 सेंटीमीटर है, तो जब इसका मैं एरिया निकालने बैठूंगा तो 10 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से ज़रब दूंगा, यानी कोर डेप्थ से मल्टीप्लाई दे के मुझे एरिया मिलता है। तो इसकी भी लेंथ इतनी बन जाएगी। देखें जितनी हमने इतनी तसव्वुर की, मैं कहता हूँ इसकी भी हाफ ले लेते हैं, यानी इतनी बना लेते हैं, नीचे वाली का हाफ। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आके कोर ऐसे मुड़ती है, ऐसे हमारी लेंथ मुड़ जाती होती है, तो ये हमारी L2 लंबाई हो गई। अब रह गया जी सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल हिस्से में मतलब क्या चक्कर होता है, तो देखो जरा गौर से देखना, ये इन दोनों का एरिया सेम है, इसका एरिया भी 15 सेंटीमीटर है, नीचे वाले का भी 15 सेंटीमीटर है, मतलब इन दो रस्तों का। तो इसका मतलब इनकी लेंथ एक ही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ L3। ठीक है, इसको मैं इतने एरिया को नाम देता हूँ L3, और नीचे वाले एरिया को L4 का नाम दे लेता हूँ, लेकिन L3 ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इनका एरिया सेम है। स्टूडेंट्स ये जो लेंथ डिवाइड हुई है ना 3 पार्ट्स में, यानी कि L1, L2 और L3 में, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि इनका एरिया डिफरेंट है। यही मसला है। तो 3 लेंथेज हैं आपके सामने, देखें मैंने मेंशन की हैं। आपको भी अगर नहीं समझ आई तो फिर से देखो, इनके एरियाज डिफरेंट है। इस L2 का एरिया चेक किया जाए तो 5 सेंटीमीटर बनता है, इतनी इसने
चौड़ाई हासिल की हुई है। लेकिन इस साइड पे अगर L1, इसका नाम L1 रखना था, L2 मैंने लिख दिया। तो अगर इसका एरिया चेक किया जाए, ये तो 10 सेंटीमीटर का एरिया लेके बैठा हुआ है, और अगर इस साइड से एरिया देखा जाए तो ये देखो ये कितना बनता है, 15 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड से एरिया डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से हम इसको 3 लेंथेस में डिवाइड करते हैं। अगर सारे का सारा एरिया सेम होता है, जैसे आपको ये शक्ल नजर आ रही है, देखें हर साइड से एरिया सेम है इसका, तो मैं एक ही लेंथ लेता, सिर्फ एक लेंथ। उस क्वेश्चन में जब हम जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। इसकी मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेंथेज हो सकती थी, क्योंकि एरिया का थोड़ा सा अगर फ़र्क आता है तो वो यहाँ पे आता है, लेकिन वो भी मेरे हाल में ठीक है। देखें ये भी 15 सेंटीमीटर ही देता है, तो लिहाजा इसमें एक लेंथ ही फ्लो करती। लेकिन यहाँ पे एरियाज डिफरेंट है, क्योंकि हमारी कोर का साइज़ ठीक नहीं है, तो लिहाजा इसमें क्या है जी, लेंथेज 3 है। तो अब मैं सारा डाटा पहले प्रिंट आउट करता हूँ अपने रजिस्टर पे, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया सारा डाटा, और ये नंबर ऑफ टर्न्स को आपने देख के डरना नहीं है, ये भी मेंशन है। ये ना कहना कि कहीं से मैथ फ्रेंड ने उठा के ले आया। ये देखो ये मेंशन था, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 500 टर्न्स, शेप के अंदर ही दिखा दिया गया था। अब हम क्या करेंगे जी, देखें मुझे मालूम करनी है करंट। करंट का फार्मूला मैं आपको याद करवाता हूँ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू NI, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट है। देखो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, और मैं अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक और भी फार्मूला है जिसे आप शायद ही जानते हो। शायद क्या आपने देखा है यार, शायद करने वाली बात ही नहीं है। वो था हमारे पास जो ओहम्स लॉ ने बोला था कि फाई आर आपके पास बराबर होता है जी मैग्नेटोमोटिव फोर्स के। अगर हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स मालूम हो जाती है तो ईजिली हम करंट मालूम कर सकेंगे। और ये बी टाइप और बी राइट यार, ये बहुत ईजी है निकालना, इसको तो हम बगैर कुछ निकाले फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात पहले मैं आपको शो आउट करवा रहा हूँ। तो देखो सारा काम डन हो गया जी। तो आर यहाँ पे अब आपको मैंने बताया था, एक जो हमारे पास मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है वो सब रेजिस्टेंसेस के मतलब के ओवरऑल पे इफेक्ट करती है। हमें टोटल यहाँ पे रिलक्टेंस चाहिए, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलक्टेंस कहा जाता है। तो आपने जरा गौर करना, ये जो हमने शेप देखी थी इसमें सारी की सारी लेंथेज आपस में क्या थी, सीरीज की फॉर्म में थी, कोई एयर गैप नहीं बीच में आया। तो लिहाजा ये सारी सीरीज में इन सब की रिलक्टेंस ने प्लस होना है। तो हम वन बाय वन सब की पहले लेंथ देखते हैं। देखिए L1 पहले आपने मेरे साथ कैलकुलेट करनी है, देखिएगा दोस्तों, ठीक है, डरना नहीं है, काफी इजी है, ध्यान से देखिएगा। यहां से हम L1 से शुरू करते हैं। ये देखें L1 15 के हाफ से शुरू हो रही है, हमने लंबाई चेक करते जाना। देखें 15 का हाफ कितना होता है, 7.5। तो 7.5 प्लस आगे देखें इसने 15 का पूरा घेरा मारा हुआ है इस लाइन ने, तो 15 7.5 प्लस 15, उसके बाद ये 15 का फिर से हाफ कवर करके इधर कर्व ले लेती है, लेकिन वो L3 शुरू हो जाती है। लिहाजा 7.5 और 7.5 ये 15 हो गया, 15 प्लस 15 कितना हो गया जी, 30 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से चेक करते हैं लेंथ को। देखो ये मैं आपको यहाँ पे साइड में भी बना के दिखा रहा हूँ। अब मेरी बुक तो है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए करता हूँ इतना, तो आप चैनल को एक सब्सक्राइब तो दे सकते हो। यहाँ से लेंथ L1 शुरू हुई है, और ये यहाँ पे आके कर्व मार गया, मतलब इतनी लंबाई है L1 की। तो देखो ये कितना बनता है, देखो 15 का हाफ, यहाँ से भी 15 का हाफ, यानी हाफ हाफ मिलके 15 ही बना देते हैं, और सेंट्रल 15 मिलके इसको 30 सेंटीमीटर करता है। तो इस तरह से हमारी L1 हमें मालूम हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे लिखने लगा रजिस्टर पे, L1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 7.5, क्योंकि आप अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो उसे अच्छा लगेगा, उसे समझ आएगा कि बच्चे ने अपने कंसेप्ट से लिखा है। डायरेक्ट छापा लगा दोगे तो कई उस्ताद होते हैं, प्रोफेसर होते हैं जो बच्चे को समझ नहीं पाते। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप कहते हो कि सर नहीं, हम अगर लिख भी दें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लिख देंगे ना इस तरह से, मेरी तरह से लिखोगे। अब मैं इसको मीटर में लेके आना तो उससे 100 से डिवाइड करवा दूंगा, 30 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप मेरी तरह से करोगे तो मैं आपको एक उस्ताद के नजरिए से बता रहा हूँ, आपका उस्ताद आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो क्या पता उनको सही कर जाए। क्या उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी कि उसके नजरिए में भी नहीं होगा कि आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा होगा कि आप तो इतनी परफेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो पीछे। अब आगे देखो L2 भी इसी के बराबर है, इस वजह से मैं ना ज्यादा उसको शो आउट नहीं करवाना चाहता। देखो L2 ने भी उतना ही रास्ता कवर किया था। ये देखो यहां से इसने चलना, पहले हम चलो इसके एरिया की भी बात कर लेते हैं, A1 की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसने जो चौड़ाई अपनी घेरी हुई है, ये ऊपर से देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर है, और डेप्थ से मल्टीप्लाई करवा के हम एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आ गया जी एरिया 1। A1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर।
तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमने लाना है मीटर स्क्वायर में, 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करके फिर मीटर बनाते हैं, इसका मतलब 2 को मीटर में लाने के लिए हमें 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, कैलकुलेटर हमें बता देता है जी। कैलकुलेटर भाई बताओ। हाँ यार मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये कहता है जी कैलकुलेटर मेरा प्यारा भाई कि ये बराबर होता है 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये आ गई हमारी एरिया 1। अब देखो इसी तरह से हमने L2 और एरिया 2 को कैलकुलेट करना है, फिर L3 और एरिया 3 को। देखो अब देखना, ये मैं क्यों मालूम कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पता होगा, हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, L ओवर माइक्रो अम्पेयर। माइक्रो मीन्स म्यू, वो जो होता है परमेबिलिटी होती है, तो इसी वजह से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देखना, L1 मैंने आपको बताया L2 इसके बराबर है, क्योंकि इन्होंने एक जितनी ही लंबाई कवर की थी, बस एरिया का फर्क होने की वजह से हमने इन दोनों को डिफरेंट तस्वुर किया। तो देखो इसने भी 15 से आज शुरू किया, ये यहाँ पे लाइन लंबी लगी है क्योंकि ये मैंने खुद से लगाई थी, तो इंसान से गलती होती है। इसने L2 ने यहीं पे मुड़ जाना है, 15 का हाफ कवर करके जाएगी। तो देखें 15 का हाफ, यहाँ पे 15 का पूरा और बीच में फिर से 15 का हाफ, यानी 7.5 प्लस 7.5 प्लस 15, यानी कि पूरा 30 सेंटीमीटर इसका बनेगा। तो लिहाजा हमारी जो L2 है वो भी बराबर होगी कितने के जी, 30 सेंटीमीटर का जब मीटर बनाया था कितना आया था, 0.3 मीटर। यानी एज इट एज यही स्टेप्स हैं इसके लिए भी, L2 के लिए भी। अब एरिया 2 आ जाता है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा गौर से देखिएगा। एरिया 2 में डेप्थ वही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसका जो मतलब कि चौड़ाई है ना वो देखो कितनी है, ऊपर मेंशन है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को जब आप 10,000 से तकसीम करोगे, मतलब सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर बनाने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे जीरो, जहाँ पे आया ना 0.005, उसकी जगह मेरा जहन कहता है कि आ जाएगा 0.0025। अब देखते हैं क्या कहता है जी हमारा कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर तो कुछ भी कह सकता है ना, कैलकुलेटर बादशाह बंदा है। तो चेक करते हैं, तो कितना है जी, 25 को हमने तकसीम किया जी 10,000 से जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल मेरी बात वही थी जो मैंने कही है, वही आया, यानी कि 0.0025 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया 2। अब हम चलते हैं लेंथ 3 पे, यानी L3 अब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे अपने भाई प्यारे दोस्त मतलब के चेकर को। तो ये ज़रा गौर से देखिएगा ज़रा, L3 ने जितना ऊपर एरिया कवर किया उतना ही नीचे, यानी कि अगर आप ऊपर से आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हो तो उसका 2 टाइम्स लेके आप L3 दोनों का कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको मैंने एक ही मतलब कंसीडर क्यों किया, आप इसको मतलब कहने को आप मुझे ये भी कह सकते हो कि सर आपने इसको L4 क्यों नहीं नाम दिया। L4 भी अगर आप इसको कह लोगे ना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको एक लेंथ में कवर कर सकते हो। उसकी वजह क्योंकि देखें ऊपर भी उतना ही एरिया कवर होता है, ये देखें मतलब चौड़ाई देखें, ऊपर भी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर बन रही है, नीचे भी 15 सेंटीमीटर। इसी वजह से मैंने इसको सेम रखा, क्योंकि इनका एरिया सेम है, यानी चौड़ाई सेम होगी, जब डेप्थ से मल्टीप्लाई दूंगा तो एरिया सेम ही आ जाएगा। ये वजह थी इनको एक रखने की। अब मैं ऊपर देखो निकालता हूँ, ये देखो इसने 20 सेंटीमीटर का हाफ कवर किया, इस लाइन ने ऐसे बनना है, ये देखना ये इतनी लाइन है इसकी। अब मुझसे सीधी नहीं बन रही लाइन है तो माजरत चाहता हूँ। देखो 10 का हाफ इसने कवर किया होगा, यानी 5 सेंटीमीटर इधर से, फिर 25 हो जाएगा 20 जमा होकर, और यहाँ से भी इसने 5 का हाफ कवर किया होगा, यानी 5 और 2.5 7.5 और 20 सेंटीमीटर, यानी 27.5 बनता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, क्योंकि लेंथ 3 दो दफ़ा, देखें नीचे भी उसने उतना ही एरिया कवर किया होगा, ऊपर वाली की मदद से लाइन के मेजरमेंट्स की मदद से ही हम इसे निकालेंगे। तो ये 2 टाइम्स लिखना बेहतर है, क्योंकि उसको दोबारा निकालने की बजाय हम इसको यानी कि दुगना कह देते हैं, यानी कि इसने 2 साइडों से इतनी लेंथ कवर की हुई है। वीडियो लंबी होगी इन जैसी वीडियोस की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंदर हम मेजरमेंट्स लिखेंगे। देखिए पहले उसने 10 सेंटीमीटर का हाफ कवर किया, ये आपके सामने रख रहा हूँ, फिर उसने 20 सेंटीमीटर पूरा और 5 का हाफ किया, यानी कि प्लस 20 सेंटीमीटर और प्लस 2.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अवर लेंथ। अब देखो बनता क्या है, ये आ जाएगा 27.5 सेंटीमीटर। ये अभी हमने चेक किया, ये 25 हो गया, 25 में जब ये जमा किया तो 27.5 आ गया। 27.5 ज़रबे 2 किया तो ये आ गया 55। 55 को जब हम मतलब कि 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाना, तो ये आ जाएगा 0.55 मीटर। अब एरिया की बात करता हूँ, लास्ट एंड फाइनल थिंग है, फिर हम रिलक्टेंसेस निकालते हैं और क्वेश्चन का खात्मा भी करते हैं। आप इस पे बैठे तो नहीं ना रहना।
वही बात आ जाती है फिर से। अब देखो इनके एरिया की बात करूं तो मैंने बताया इसकी जो चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और डेप्थ हमें नीचे गिवन है, यानी कि 15/5 इसका एरिया आ जाएगा। तो 15/5 होता कितना है, ये देखो कैलकुलेटर मुझे बताता है 15/5 कितना होता है जी, 75 आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम 10,000 से तकसीम करवाएंगे ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा, यानी 100/100 करके 10,000 ही बटे में बनता है ना, इस वजह से मैं इससे करवाता हूँ। तो देखो वही बना है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जब शारिये को 3 कदम पीछे लेके जाऊंगा तो ये वही आ जाएगा 0.0075 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी, सारे मालूम हो चुके हैं। अब रिलक्टेंसेस निकालना शुरू कर दो। पहले R1, उसके लिए लेंथ L1 का फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी कि इस तरह से देखो नीचे माइक्रो और साथ में A1। माइक्रो की भी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे तंग करेगा, बार बार इसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर मैं इसे निकालता हूँ। माइक्रो का मेन फार्मूला आप सब जानते होंगे क्या होता है, माइक्रो नॉट और माइक्रो बोल रहा हूँ बार बार, म्यू नॉट इसे बोलते हैं, म्यू बोलते हैं यहाँ पे इस लैंग्वेज में। तो इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷, ये कांस्टेंट होता है। और दूसरी आपने अभी अभी देखा उसने हमें 800 दी थी, ये देखें म्यू आर मेंशन है 800। इन दोनों को ज़रब दे के यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू मेंशन कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार निकाल के मैं यहाँ पे पुट ना करनी पड़े। तो बताता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.001 और ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास आ गई है। अब सारी वैल्यूज इजीली हम पुट कर सकते हैं। देखिए L1 कितनी थी 0.3, उसके बाद म्यू कितनी आई है हमारे पास 0.001 और एरिया हमने इसका कितना निकाला जी, एरिया इसका A1 कितना निकाला 0.005 और रिलक्टेंस का आप सबको यूनिट पता होना चाहिए। इसका यूनिट होता है जी हमारे पास एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ठीक है, इसका ये यूनिट होता है हमारे पास। अब मैं इसको कैलकुलेट करने लगा, कैलकुलेटर देखते हैं कितना आंसर बताता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 0.001 और साथ में इसके जी 0.005, तो ये मुझे किलो में दे रहा है। देखो ये मुझे दे रहा है 60,000, इसे मैं लिख सकता हूँ 60 किलो अम्पेयर टर्न्स पर वेबर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने R2 और R3 का फार्मूला लगा देना है। ये R2 का यहाँ पे लगाते हैं, इसमें आ जाएगा L2 ओवर म्यू A2। देखो बस वैल्यूज चेंज होनी है। L2 हमारे पास कितना 0.3 और A2 हमने निकाला था वो आया था 0.0025 और उससे पहले मुझे म्यू की वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे पीछे वैल्यूज हो जाए मसला नहीं आता। 0.001 इसको हम निकालते हैं बाद में। R3 के लिए भी फार्मूला लगा लें। अब देखें इसके लिए होगा L3 ओवर म्यू A3। मैं अगर स्टूडेंट्स R4 भी लिखता ना मेरा आंसर वही आना था, यानी कि मैं L3 को 2 टाइम्स की बजाय एक को L3 का नाम देता, दूसरी को L4 का, लेकिन मैंने यही नाम देना ज़्यादा बेहतर समझा। L3 हमारे पास कितनी आई है 0.55, ये मेंशन है। म्यू है हमारे पास 0.001 और लास्ट में आ जाता है हमारा एरिया A3 जो कि हमने यहाँ पे निकाला था और वो था 0.0075। अब इन सब के आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ और फिर हम अपना मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा था 1,20,000 जिसे मैंने लिख लिया 120 किलो अम्पेयर डॉट टर्न्स पर वेबर। और ये जो तीसरा आया मेरे पास ये आ रहा है 73333 जिसे मैं डॉट को पीछे ला के लिख सकता हूँ। ये देखिए ये वैल्यू आई है, इसको इशारे को मैं 3 कदम पीछे ला के लिख सकता हूँ 73.3 किलो अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। तो स्टूडेंट्स बात ये है जिन बच्चों को ये इशारिया आगे पीछे करना नहीं आता वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह उनकी मदद मैं खुद बतौर खुद कर दूंगा और उनको इंशाल्लाह आगे से इस चीज़ में मैथ में मसला नहीं आएगा। अब देखो रिलक्टेंसेज आ गई हैं, तीनों सीरीज़ की फॉर्म में थी, यानी तीनों में कोई एयर गैप यानी कोई पैरेलल वाला सीन नहीं था, सबका एक एक यानी लेंथ। ये मैं चीज़ लेंथ को देख के बता रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता तो वो भी कंसेप्ट देने लगो। ये देखो यहाँ पे L1 और L3 के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है। हमने जैसे रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा था, यानी अगर अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन होता वो पैरेलल में होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सीरीज में क्योंकि एक टर्मिनल L3 का यहाँ पे L1 से है, दूसरा L2 के साथ है। और नीचे देखा जाए यहाँ पे भी वही सीन है। इसका मतलब ये सारे तीनों के तीनों इस वक्त सीरीज की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो सब रेजिस्टेंसेस प्लस होंगी यानी रिलक्टेंसेस, जिसे मैं बार बार रेजिस्टेंसेस कह रहा हूँ, तो हमें R इक्विवेलेंस मिल जाएगी। इन सब की वैल्यू हम जमा करेंगे यानी आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो इनको प्लस करके जो आंसर आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और उसके बाद अब हम फिर करंट की जानिब बढ़ेंगे। इस फार्मूले की मदद से मैं निकालूंगा एफ की वैल्यू, फिर एन आई की मदद से मैं करंट निकाल लूँगा। तो स्टूडेंट्स इसका मेरे पास आ गया आंसर 253.3 किलो अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ठीक हो गया जी, ये निकल आई है। अब फार्मूला उठा के ले आओ जी 5 वाला। अब देखो इसमें मैं ज़्यादातर चेंजेस नहीं करूँगा, डायरेक्ट ही आपको दिखाऊंगा। देखो मुझे क्या चाहिए, एफ़ की वैल्यू चाहिए। तो मैंने एफ की वैल्यू निकालनी है। तो देखें 5 भी मुझे मालूम है और आर भी मालूम है, आर इक्विवेलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ही हम ये वैल्यू मेंशन करते हैं। देखें 5 की वैल्यू ये 0.005 में यहाँ पे पुट करूँगा, ऊपर इनके मैं पुट करके दिखाता हूँ 0.005। और इलेक्ट्रॉन्स की ये जो भी वैल्यू आई है 253.3 किलो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर आपको यहीं पे दिखाते हैं एफ का। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आई है 1266.5 किलो को इस्तेमाल करके। ठीक है, और आपको पता ही है कि हमारे पास इसका क्या यूनिट होता है। इसका यूनिट जी हमारे पास होता है एम्पेयर टर्न्स। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया। मेन हमारा काम है करंट को निकालना। देखो वो ऊपर फार्मूला करंट का कैसे बनाऊंगा, देखो करंट इधर ही रहेगी, एन उधर जाके डिवाइड हो गया एफ से। ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला बन गया जी आई इज इक्वल टू एफ ओवर एन, यही बनेगा ना। तो एफ की वैल्यू भी आपके सामने ही है और नंबर ऑफ टर्न्स मैंने आपको बताए थे 500 हैं। तो इनकी वैल्यू चलो एक दफ़ा पुट करके दिखाता हूँ। 12,266.5 और बटे में है हमारे 500। और करंट का यूनिट देखो होता है अम्पेयर टर्न्स, अम्पेयर टर्न्स है और उसका यूनिट टर्न्स है। तो दोनों टर्न्स कैंसिल और अम्पेयर में हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं जी 1266.5 डिवाइडेड बाय 500। तो ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 2.53 एम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब ये करंट की वैल्यू आ गई है। पहली हमने उसकी जो मतलब कि हमसे रिकमेंडेबल जो उसने मतलब रिकमेंडेशन की थी वो हमने पूरी कर दिया। दूसरी उसने पूछे थे बीटास की वैल्यूज। अब मैं वो आपको कहानी बताता हूँ आपने कैसे हल करनी है। देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, फाई इज इक्वल टू बीटा ए। बीटा तो नहीं, मैं बार बार बीटा कह रहा हूँ। फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर मैं यहाँ से फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला बनाना चाहूँ यानी मुझे बी मालूम करना है तो आ जाएगा फाई ओवर एरिया। लेकिन आप यहाँ पे देखो हमने मालूम करना है एक जगह पे बी टॉप और एक जगह पे बी राइट। तो देखो टॉप और राइट में फर्क क्या आएगा, वो ऊपर मेंशन थे। पता क्या है फर्क आएगा, यहाँ पे बी टॉप हो जाएगा और एरिया टॉप का आ जाएगा, मेन ये चेंज आएगा। और फिर क्या होगा जी, राइट की जगह बी का राइट आ जाएगा और एरिया का राइट आ जाएगा। फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होता है ओवरऑल। तो बस ये इतनी सी बात है। तो मैं आपको यहाँ पे नीचे निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स से सबसे पहले उसने पूछा हुआ था फ्लक्स टॉप का। ठीक है, बी टॉप का फिर फार्मूला आ जाएगा हमारे पास पहले नंबर पे फाई इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टॉप। अब एरिया ऑफ टॉप आप मुझसे पूछोगे सर ये कौन सा एरिया, तो ये A3 है। ठीक है, A3 मैं आपको बताता हूँ वो मुझे कैसे पता चला। ये देखना जरा, टॉप का एरिया मीन्स ये वाला एरिया, टॉप यही बनता है। ठीक है, तो एरिया टॉप का और बॉटम का सेम था। बॉटम का पूछता फिर भी यही एरिया इस्तेमाल होता। तो टॉप ये है। ठीक है, टॉप का एरिया हमने कैसे मालूम किया था, 15 सेंटीमीटर को उसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई करवाया था और मीटर स्क्वायर में ले गए थे। तो उसको मैंने नाम दिया था A3 का। तो देखो A3 हमने यहाँ पे मालूम कितना किया था 0.0075 मीटर स्क्वायर। तो बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो इसकी वैल्यू थी 0.005 वेबर, क्योंकि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है शुरू से ही, वो ऊपर मेंशन है देखो सबसे टॉप पे। और एरिया कितना जी 0.0075। ठीक है जी, यहां से मुझे ये फ्लक्स डेंसिटी ऑफ टॉप मिल जाएगी। अब मुझे राइट साइड की मालूम करनी है। तो मैंने ये भी चीज आपको स्टूडेंट्स बता दी थी कि जो हमारा राइट होता है वो बुक का लेफ्ट होता है, क्योंकि हम बुक को उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो तो ये मेरा राइट है और बुक को अगर अब मैं इस तरह से देख रहा हूं तो ये इस बुक का भी यही राइट होगा। ठीक है, तो लिहाजा राइट साइड के कोर पे अब आपने देखना है इसका कितना एरिया है। देखो ये इसकी चौड़ाई अगर चेक की जाए, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी डेप्थ चेक की जाए तो वो भी 5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ L2 के नाम से मेंशन थी, यानी एरिया 2 हमारा इस्तेमाल होने वाला है A2। तो इसका फार्मूला आ जाएगा A2 बटे में, यानी कि 5 ओवर A2। और A2 हमने कितना निकाला था जरा ऊपर देखिएगा। A2 हमने यहाँ कहीं पे मेंशन किया होगा बीच में ही, इसी वजह से मैं पहले ये चीजें मेंशन कर देता हूँ 0.0025। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। फ्लक्स फिर से वही कांस्टेंट 0.005 और ये 0.0025। बस जिनको दोनों को मैयर्स करें और अपना आंसर टॉप पे लिख दें।
تو اسٹوڈنٹس جو فلکس ڈینسٹی تھی ٹاپ پہ وہ تو آ گیا 0.67 ویبر. آپ نیچے والی میئر کرتے ہیں اور نیچے والی کی جو آئی ہے ویلیو وہ ہے 2 سوری اس کا یونٹ ویبر نہیں ٹیسلا ہوتا ہے, ٹیسلا ہوتا ہے اس کا یونٹ. تو یہ آئی ہے 2 ٹیسلا. تو اس طرح سے ہمارا یہ کویسچن ڈن ہوتا ہے. مجھے امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.